नए भारत की युवा आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए न्यू इंडिया डिबेट का सफर लगातार जारी है और इस सफर में हम आप पहुंचे हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची कैंपस में। पुटिंग द लास्ट फर्स्ट इस उद्देश्य के साथ रांची कैंपस की स्थापना की गई वर्ष 1955 में, जिसका मकसद था सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देना। आज की न्यू इंडिया डिबेट इसी कैंपस से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बेहतर जीवन जीने की कल्पना को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्य एक ऐसी महत्वाकांक्षी पहल जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता के अंतर को दूर कर समाज के सभी वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना है और इसके जरिए हम सामाजिक सुधार को भी मजबूत बना सकते हैं। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश भारत के सामाजिक सुधार की व्यवस्था को। हम आ पहुंचे हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची कैंपस में और यहां के स्टूडेंट्स के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सामाजिक सुधार की व्यवस्था को आप कैसे समझते हैं? हमारा एसडीजी गोल कहता है कि जीरो हंगर होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, डिसेंट वर्क होनी चाहिए और बहुत सारी बातों को वो बताता है। जिसमें से कहा जाए, यदि मैं जीरो हंगर की बात करूं तो अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से कहा जाए तो 107वें पायदान पे है, जो कि थोड़ा बेहतर, हम चाहते थोड़ा उसको और बेहतर कर सके। जेंडर इक्वालिटी में ये हमेशा पूछा जाता है कि हमें समाज में इक्वालिटी मिलती है या नहीं मिलती है। अभी भी यदि हम गाँव में जाते हैं तो हमें इसका जो मौका देखते हैं वो पूरा नहीं मिलता है। पुरुष और महिलाओं में अभी भी कहीं ना कहीं मतभेद को देखा जाता है। अब हम बातें हैं जेंडर इक्वालिटी का बात हो चुका, अब बात करते हैं हम डिसेंट वर्क के बारे में। अभी भी हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल है जहाँ पर भी 24 घंटा के में जहाँ पे हमें सिर्फ 8 घंटा 9 घंटा काम करनी होती है, लेकिन हम इससे अधिक हमें कॉर्पोरेट लेवल में काम कराया जाता है, जो कि ये डिसेंट वर्क के अंदर नहीं आता। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे सुधार को ला सकें। It should always be interlinked with the economic development. For example, if I talk about the famous Anna Hazare watershed management program that took place in the Ralegaon Siddhi, it is a prime example that what a beautiful change can be brought by participation of the villagers of the rural India and how it can cater to the economic development. And you can see what was the state of that Ralegaon Siddhi, let's say 20 years back, and what change can be seen now. Farmers are not dependent now. They have their own income, and even women safety has been catered. So I really think whenever you talk about the social change or social reform, it should always have the parameter of economic development, because only then our nation can progress, and both of them should always be seen as the faces of the same coin. जब हम लोग सामाजिक सुधार की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ हमें रूरल इंडिया को नहीं देखना चाहिए, हमें अर्बन इंडिया को भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग अर्बन इंडिया में ऐसे हैं जो ज़मीन पे सोते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, रहने को सही घर नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो हमें उन सब के सुधार को भी देखना चाहिए। जो हमारी सरकार ने जो 2030 तक ये जो लक्ष्य रखा है कि यहाँ पे जीरो हंगर होनी चाहिए, यहाँ गरीबी हटाना है, ये सरकार पे ही नहीं डिपेंड करता है कि वो सब सारे कार्य करे। वी आर ए स्टेक ऑफ दिस कंट्री। हमारी सभी लोग की सहभागिता होनी चाहिए जिससे समाज की सुधार हो सके। जो लोग समाज के लिए काम करते हैं वो आउट ऑफ पिटी काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उनका काम करना आउट ऑफ लव होना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको काम करना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे एस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इसको देख सकते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं क्योंकि क्लास 8 के बाद उनके पास स्कूल नहीं होता है और काफ़ी दूर होता है, जिनके वजह से उनको ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश की समृद्धि में उस देश की शिक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं?
शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि हम एक उदाहरण के से देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो एक नीचे जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा लिया, उन्होंने हायर स्टडीज़ की, उसके बाद उन्होंने संविधान बनाया जिसमें ये सारी बातें को उन्होंने रखा संविधान में। तो उन्होंने आरक्षण को भी लाया ताकि सारे जो भी नीचे तबके के लोग थे वो लोग ऊपर आ सके। जी, फैक्ट्स बताते हैं कि ओनली 26% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अभी भी इलिटरेट हैं, यानी कि उनके पास शिक्षा अभी तक पहुंची नहीं है। और अगर हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वो कंप्लीट डेवलप हो सके। एंड इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, एंड टू transform into a developed country, I believe literacy is something which is of utmost importance. Now, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का क्या रोल है शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, ऑब्वियसली बहुत चेंजेस लाए गए हैं ऑलरेडी, बट अगर हम उसको फैक्ट से देखें तो शिक्षा की जो लिटरेसी की जो पहुंच है वो बहुत कम है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। जैसे कि मेरे कोहोर्ट्स भी बोले हैं कि लड़कियों को शिक्षा की मौका ही नहीं मिलती है, एंड लड़कों को भी क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन लो है तो उनको बहुत ही कम उम्र से एम्प्लॉयमेंट में भेजा जाता है, जो कि चाइल्ड लेबर में पहुंचता है। तो हमको इस जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही बढ़ेगी। देखिए, ये बात सही है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो हमारे देश में है वो भी ज़्यादा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मानते हैं सर? शिक्षा आपके कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर हमारा शिक्षा अगर अच्छा प्रदान हम करते हैं लोगों को, तो हमारा स्किल्ड लेबर होते हैं, प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो उससे क्या होता है, इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। सो जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे देखिएगा कि लिटरेसी रेट हाई रहता है, और जहाँ अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री हैं उनका लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली लो रहता है। इट मेक्स अ सिटीजन better, and it also helps to understand the difference between good and bad, and it also saves the society in a better way for the growth and development of our economy. एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है तो एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इनकम पास करती है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया है, जिसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिससे भारत पिछड़ रहा था। जैसे दीक्षा पोर्टल देखा जाए, स्वयं पोर्टल देखा जाए, तो हमारी सरकार एम्फेसाइज कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन पे भी बाकी बड़े डेवलप्ड कंट्री की तरह, क्योंकि स्टिल इंडिया इज़ डेवलपिंग, बट स्टिल इंडिया इज़ डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड द एजुकेशन, क्रिएट अ गुड एजुकेशन स्टेटस अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, इवन इन रूरल एज वेल एज अर्बन। और वो सुधार नजर भी आने लगा है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर है वो भी बदली है, और वहां पर भी बेटियों को खेल में, शिक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वो जो सामाजिक जो दायरा था, वो जो सोच थी, आपको लगता है वो टूटी है शिक्षा की वजह से? यस सर, ये दायरा टूटी है कहीं ना कहीं। कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हरियाणा स्टेट का एक स्कीम, आपकी बेटी हमारी बेटी, जिसमें स्टार्टिंग में 21,000 रुपीज़ जमा कर दिया जाता है उनके आगे की पढ़ाई के लिए और फ्यूचर के लिए। हम लोग और अगर इन जनरल देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। देखा जाए तो गर्ल्स एजुकेशन इंडिया में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है इस लास्ट 2 डिकेड्स में। अगर देखा जाए खास करके 21st सेंचुरी में हमारे खुद के पेरेंट्स, ये केवल गांव की बात नहीं है कि गांव का नज़रिया बदल गया है, शहर का भी नज़रिया बदला है। आज हमें मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मिल रही है। गिने चुने लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी। खास करके पेरेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि लड़कियां अब सेकेंड जेंडर नहीं है, लड़कियां इक्वल है, और इस इक्वालिटी के बेसिस पे लड़कियों को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि वो खुल के आए, सामने आए और अपनी प्रतिभा दिखाए। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट इंडिया में 10th हो 12th हो, सबकी टॉपर्स आज लड़कियां हैं।
जो सरकार का पर्सपेक्टिव है कि वो जिस हिसाब से वो अपने गोल्स को रीच करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी ही वजह से लैक कर रहा है। रांची की ही बात करते हैं तो हमें रांची में ही काफ़ी बच्चों को ऐसा देखने को मिलता है जो स्कूल छोड़ के पढ़ाई छोड़ के जो है वो काम कर रहे हैं, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो क्यों काम कर रहे हैं तो उनके पास सिर्फ एक आंसर होता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेजा है काम करने के लिए, घर पे माँ बीमार है या घर पे खाने को पैसा नहीं है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न प्ले कर रहा है, और हम कहीं ना कहीं जो है इस बात को भी अगर नज़रअंदाज कर देते हैं कि आदमी में जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। We see there is an official language for studying is English, and still we are not focusing on our mother tongue और हमारी मातृभाषा हिंदी, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में IITs देख ले, IIMs देख ले, वहाँ पर बड़े बड़े संस्थानों में हिंदी को उतना स्थान नहीं है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नज़र में कैसा है, क्योंकि ये किसी भी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी होता है। सरकार बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, लेकिन उन स्कीम्स का लाभ लोग उतनी अच्छी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अच्छे तरीके से आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में भी दिक्कत होता है। लोगों जो गरीब लोग हैं वो बैंक में जाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं कि हमें जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदे योजना उसके लिए सरकार हर साल 6,000 रुपये देती है महिलाओं को, ताकि वो गर्भवती महिला उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, लेकिन वो सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है। हेल्थ का बात आ रहा है तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत फोकस करना चाहूँगी। खास करके बुज़ुर्गों के लिए अलग से कोई हॉस्पिटल नहीं है, या हॉस्पिटल में वैसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो वो आसानी से जा करके अपना इलाज करवा सकें। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। सरकार बहुत सारी योजना लाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम देखा जा रहा है इस चीज़ का। तो इंडिया में करप्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में भी देखा जाए तो कोविड के टाइम पे भी करप्शन का इंक्लूजन इतना ज़्यादा था कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही थी उनका सदुपयोग नहीं हो रहा था, और इसके वजह से हेल्थ केयर बहुत डिटेरियोरेट कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन करप्शन और अवेयरनेस आर द टू थिंग्स जो कि कॉन्स हो रहे हैं इन इस विचार में। अगर मैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं भारत की, तो हम हमेशा उसे राष्ट्रीय नज़रिए से ही देखते हैं कि ये सब की जिम्मेदारी है या स्कीम्स लागू हो रही है, अच्छे से उसका डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं कि अच्छे से हम योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। अभी आप देखेंगे तो इतने सारे हार्डली इतने लोग नीट देते हैं, हर साल मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं, और मात्र 4-5 हज़ार ही गवर्नमेंट की कॉलेजेस में सीट है। तो उसके हिसाब से वो अगर बढ़ेगा, तो अगर ज़्यादा लोग रिक्रूट होंगे तो वो ज़्यादा लोगों को सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी स्वास्थ्य सेवा है उसको दुरुस्त करने में लगा सकती है। आपने काफ़ी सही बात कही, लेकिन उनमें से भी जो गांव के लोग आज नीट और ये सब एग्ज़ाम देके जो डॉक्टर बन जाते हैं, उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि वो वापस गांव में काम करे, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वैलिड पॉइंट। मेरे मित्र ने बोला कि हम लोग रूरल कैंप से आए हैं, तो वहाँ पे सर्वे लेते टाइम हम लोग ये भी देखे कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मेडिसिन की कमी है। जो बेसिक्स मेडिसिन है, पेट खराब की हो या फीवर की हो, वो भी कमी है, और एम्बुलेंस भी बहुत कम है। अगर हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट पे ही प्रेशर क्यों डाला जाए? जो इस्टेब्लिश्ड वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो लोग भी अपने ट्रीटमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से अगर मॉनिटर और एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट बना पाएंगे तो बहुत सारे लोग जा पाएंगे। क्योंकि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई पैमाना नहीं है जितना पैसा वो वसूलते हैं। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ना होगा, समय हमारे पास में कम है, और अगला सवाल देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। क्या आप लोग मानते हैं ऐसा कि हमारे देश की महिलाएं आज अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं? ये परिवर्तन आप लोग महसूस करते हैं? सर, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा अभी चल रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि स्वतंत्र हैं, जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे अर्बन एरियाज़ का ले सकते हैं, लेकिन अभी बहुत इस पृष्ठभूमि में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब देखा जाए तो पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड। वो बिलीव कर रहे हैं कि अ मैन शुड नॉट बी द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। दे आर ऑल्सो इंडल्जिंग इन एजुकेशन, गेटिंग देमसेल्व्स एजुकेटेड, बिकमिंग इंडिपेंडेंट
and various factors like that. There is a lot like after getting education उनका काफ़ी skill development भी हो जाता है, जिसके कारण उनको काफ़ी opportunities मिलती है. तो now women are not settling for less, they are going for more and more. जैसे कि मेरी मित्र कही कि विमेन एजुकेटेड हो रही है, बट जेंडर इक्वालिटी के साथ क्या जेंडर इक्विटी भी आ रही है. कॉर्पोरेट सेक्टर में विमेन जब भी आते हैं तो उनको रोका जाता है, उनको बहुत सारे बेरियर्स आते हैं, या तो ये मैरिड है या तो फिर इनके पास चाइल्ड है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे हर्डल्स हैं. आपकी नज़र में राजनीति में महिलाओं को कितने अवसर, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की संसद में जो महिला सांसदों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, तो राजनीति में महिलाओं के अवसर को आप लोग कैसे देखते हैं? Talking about the facts, there is 78 women currently working in Lok Sabha, and 1/3 seats are reserved for Panchayati Raj for women. So this is the major change we see currently, and this is working for women, and we are encouraging our women. इतने अवसरों के बाद भी आज महिला काफ़ी पीछे है पॉलिटिक्स में भी. अगर देखा जाए तो हम खुश हो जाते हैं थोड़े क्वांटिटी देख के, थोड़े नंबर्स देख के, बट आप गांव में जाए जहाँ पे महिला सरपंच चुनी जाती है, बट डिसीज़न अगर उन्हें लेना होता है तो उनके पति वहाँ डिसीज़न लेते हैं. तो ये आज भी है कि महिलाओं को आगे बस एक सीट पे बैठा दिया जाता है, लेकिन वो डिसीज़न अभी भी नहीं ले पाती है, डिसीज़न उनके पीछे कोई और ले रहा है. अगर हम लोग विमेन इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी औरत को अगर इस चीज़ से लैक किया जाता है वो डिसीजन मेकिंग से, दैट वी आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग आवर ओन डिसीजंस, और वो डिसीजन जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगी. हाँ, बहुत ज़्यादा सुधार आया है पॉलिटिक्स में, और ये एक बहुत अच्छा पहलू को इंक्रीज़ कर रहा है कि मेन एंड विमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. जैसा कि उन्होंने बताया कि राजनीति में अभी भी मौके सेम नहीं है. शहरों में बहुत अच्छा मौका है, लेकिन गांव में प्रधान के पतियों का जो प्रधान पति का कॉन्सेप्ट है, प्रधान पति प्रधान पुत्र, ये बहुत ज़्यादा चलन में है. जैसा कि आप लोगों ने कई सीरियल भी इस पे बन गए हैं, जैसे एक वेब सीरीज़ पंचायत आप सभी ने देखी होगी, जिसमें प्रधान पति का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है. और उन लोग महिलाओं को जीतने के बाद चुनाव कोई अवसर नहीं मिलता. हमने महिलाओं की राजनीति में भूमिका की बात करी, पर अगर मैं उनके आर्थिक डिसीजंस की बात करूं कि वो कैपेबल है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, तो इसमें भी हमने एक बहुत अच्छा सुधार देखा है. जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पे 25-30 महिलाएं मिलकर आपस में एक ऐसा ग्रुप बनाती हैं जिसमें वो प्रति महीना कुछ ना कुछ अमाउंट देती हैं, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ भी विड्रॉ कर सकती हैं. आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिक्र किया. एनजीओज जो हैं वो काम कर रहे हैं समाज सुधार के क्षेत्र में, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी उनको लगते हैं, क्योंकि सरकार से वो मदद तो ले लेते हैं, लेकिन जिनको वो पैसा जिनके सुधार के लिए लगाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता है. क्या कहते हैं? लगभग 50,000 एनजीओ हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्यान्वयन क्रिया और उनका जो क्रियाकलाप है, जो जिस मकसद से एनजीओ का उत्थान हुआ है कि ये समाज में जो भी रूढ़िवादी सोच या फिर लोगों के उत्थान के लिए जो नीचे तबके के लोग हैं उनके भलाई के लिए बेसिकली फॉर्म किया गया है. अगर ये फॉर्म करने का मतलब, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि एनजीओ का खोलने का मतलब ये होता है कि उनको टैक्स की चोरी की जाए. एनजीओ का मतलब होता है कि हम किसी न किसी वजह से अपने फ़ायदे के लिए खोला जाए, जबकि ये गैर सरकारी संगठन है. अभी हम लोग एनजीओ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जिन्होंने वाकई में अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया है, और जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ भी जो है वो सामने रखी हैं. जैसे अभी रिसेंटली भी जो है एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट सबमिट किया गया था, जिसमें झारखंड का जो है वो मोर्टालिटी रेट काफ़ी डिक्रीज़ हुआ था, जिसमें 11,000 से ज़्यादा लाइफ्स जो हैं वो बचाई गई थी. तो अगर अभी हम लोग एनजीओ की बात करते हैं तो हम लोग सारी एनजीओ को जो है वो एक दायरे से नहीं देख सकते हैं. जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो हमारा जनजातीय समाज है, या जो हमारे देश का जो निचला तबका है, उनको आगे लाने के प्रयास हमारे देश की स्वतंत्रता के समय से हो रहे हैं. संविधान बना तब से किए जा रहे हैं. वर्तमान समय में इस स्थिति को, इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? सर, जैसा कि देख रहे हैं, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है. यहाँ पे लोग डिफरेंट कल्चर्स के से बिलोंग करते हैं, और हर स्टेट का कुछ ना कुछ आपका स्पेशल चीज़ें होती है. और पिछड़ा एरिया को देखा जाए तो पिछड़ा एरिया में भी बहुत सा लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, पर
उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उनको कोई दिखाने वाला नहीं है कि आप कैसे कौन से ट्रैक पे चलोगे। बहुत सी कंपनी की CSR और बहुत से NGO वर्क कर रहे हैं। पिछड़े एरिया में बहुत से उद्योग का लगाना जरूरी है, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें राइट्स दिए गई है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उन्हें, जिनके आधार पर वो आज आगे निखर के आ सकते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे एक बात थोड़ी दुखदायी ये हो जाती है कि कुछ ही लोग इस मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन की, तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि हम लोग उनको इम्पावर कर रहे हैं, हम लोग उनको कोई पावर नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये पर्सपेक्टिव माइंड में रहे कि नहीं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग को ये सुविधा नहीं मिल रही है, अगर वो लोग अपने बेरोज़गार होने का ये रीज़न ना दे कि ये रिजर्वेशन है इसीलिए हम बेरोज़गार हैं, तो शायद हमारे में ये सुधार आएगा। मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे जो पिछड़ा वर्ग जो आप लोग बोल रहे हैं, उनके पास में अगर अपना जीवन को सुधार करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत सारे चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है सर कि उन्हें जो एजुकेशन जो है कि अगर आर्थिक जो उनका घर का है स्थिति अगर अच्छा नहीं है तो वो लोग बचपन से ही काम करने में ही अपना समय निकाल देते हैं। अगर उनके पास में अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पढ़ाई अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर उनके पास में वो जैसे कोई मेंटर है कि वो बता सके कि आप किस लाइन में अच्छे से जाओगे नहीं जाओगे, तो अगर ऐसा कोई मार्गदर्शन करने वाले अगर उनके पास रहेंगे तो ऑब्वियसली क्यों नहीं सर, वो लोग अच्छा ज़रूर करेंगे। जैसे पिछड़े वर्ग के लिए हम लोग जो भी सामाजिक सुधार ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो अर्बन एरियाज़ में जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, उसके बावजूद भी वो लोग उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड वो लोग बाकी जो अन्य जाति हैं उनको वो उनकी कैपेसिटी वो ले रहे हैं। अगर मतलब जो 10% ऑफ पॉपुलेशन है जो ट्राइबल्स में हैं, उनको गांव के लोगों को मिल जाना चाहिए वो आर्थिक रूप का या जो भी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़, लेकिन अर्बन एरिया ले रहे हैं तो उनको नहीं मिल पा रहा है वो चीज़। जब भी मैं नए शहर जाता हूँ तो जब भी झारखंड की बात करूँगा तो लोग कहते हैं कि अच्छा जनजातीय लोग हैं या फिर जंगल से आते, ये भ्रांति को तोड़ना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि विभाजन हो जाता है कि वो लोग अन्य जाति से आते हैं या फिर उन लोग ट्राइबल कम्युनिटी से हैं या फिर वो लोग दिखने में कलर कास्ट का भी प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास यदि हम आर्थिक तौर पर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जातीयता तौर पर हमें बार बार हमेशा नीचे धकेला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। झारखंड का उदाहरण इन्होंने दिया और वाकई में ये बिरसा मुंडा की धरती है जिन्होंने जनजातीय समाज को मजबूत बनाने में एक अद्वितीय अपना योगदान दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं समाज के, वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है परिवार का भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं वो निराश हैं, हताश हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस व्यवस्था को सुधारा कैसे जा सकता है? अगर हमारे घरों के बुजुर्ग की बात की जाए तो उनको इकोनॉमिकली स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो 60 क्रॉस कर जाते हैं तो देखा जाए तो सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ने बहुत ऐसी स्कीम्स लाई हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों की मदद करें। जैसे अटल पेंशन योजना की हम बात करें या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर एल्डरली की बात करें, जिसमें उनको ट्रीटमेंट सारे दिए जाते हैं, पेंशन उनको दी जाती है, जिससे वो अपने आगे का जीवन किसी पे डिपेंड होकर ना गुजारें। और इस चीज़ के लिए सिर्फ सरकार नहीं, बहुत सारे NGOs भी हैं जो काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक वे है, बाय दैट उनको हम एम्पावर कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन FD, म्यूचुअल फंड्स, एंड वन मोर थिंग दैट हम लोग उनको शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, सो दैट वो इंगेज रहेंगे, लोनली फील नहीं करेंगे, प्लस एक फाइनेंशियल सोर्स भी रहेगा। जैसे हम सेल्फ डिपेंडेंस का बात किए तो और उनके लोनलीनेस ना फील हो, तो उसमें वो लोग ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें श्रमदान उतना ना हो, लाइक सिलाई बुनाई का काम सिखाए या कुछ सजेशंस देने का काम दे, बिकॉज सबको पता है कि वो लोग ज़्यादा दुनिया देखे हम। अगर हम लोग अपने देश के बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं तो ये बस किसी गवर्नमेंट या सिर्फ NGO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एक एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग कैसे अपने देश के बुज़ुर्गों को अकेला ना फील होने दें। अगर हम लोग उनका थोड़ा थोड़ा पड़ाव पे ही हेल्प कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो अच्छे से अपने लाइफ बिता सकते हैं। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स के भले के लिए बात करूं तो
काफ़ी सारे एनजीओ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंट में एक न्यूज़ में आया था जो कि रतन टाटा जी के मैनेजर द्वारा स्टार्ट किया गया था, गुड फेलोज़ प्रोग्राम। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम आर्थिक मजबूती देकर ही उनका दर्द दूर नहीं कर सकते। कई बार आप जब 60 पार 70 पार जब आप चल नहीं सकते तो आपको सहारे की ज़रूरत है, और सबसे पहले उनको इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल करना होगा, और उसके बाद बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्होंने बुजुर्गों का जिक्र किया, वाकई में उनका ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमारी उंगली पकड़कर उन्होंने हमें सहारा दिया था, और आज उम्र के इस पड़ाव में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो आज निराश हैं और अकेले हैं। तो उनका ध्यान हम सभी को मिलकर देना है। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं पर हमने चर्चा की, और उसका निष्कर्ष यही है कि हम सभी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम सभी को देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना होगा और समाज को मजबूती देने के लिए काम करना होगा, जिससे कि हम संपन्न भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएं। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शक संसद टीवी के न्यू इंडिया डिबेट के इस कार्यक्रम को टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को रांची जेवर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस से दीजिए इजाजत। नमस्कार।